नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए बंगाल में छप्पर फाड़ वोटिंग। मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बंगाल में परिवर्तन की बात, तो सीएम ममता बोली एसआईआर के खिलाफ बम्पर मतदान। वोटिंग के बीच कई जिलों में भारी बवाल। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव, जमकर चले लाठी डंडे। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर भी अटैक। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए कोटे के अंदर हो कोटा, कांग्रेस ने उठाई मांग। दिल्ली में हुई बड़ी बैठक, विरोध प्रदर्शन की भी हो गई शुरुआत। सबरीमाला केस में धार्मिक आजादी और अनुशासन पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर भी बवाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी विचारों का सम्मान। शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के लिए ट्रंप का किया शुक्रिया। क्रेडिट लेने के चक्कर में फंसा पाकिस्तान। तो वहीं एक तरफा सीजफायर को ईरान ने ठुकराया, तो उधर अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन बर्खास्त। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो गई। बम्पर वोटिंग बंगाल में हुई है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दोपहर 3 बजे तक 78.77% मतदान हुआ। शाम 5 बजते बजते वोटिंग प्रतिशत 90 के पार पहुंच गया। जबरदस्त वोटिंग को लेकर सीएम ममता का भी बयान सामने आया। सीएम ममता ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं अमित शाह ने भी हुंकार भरी। शाह ने बंगाल में परिवर्तन की बात कही। अमित शाह आज कोलकाता स्थित बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे। उन्होंने पार्टी के इलेक्शन वॉर रूम में पदाधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। तो उधर पहले चरण के वोटिंग के बीच दूसरे चरण का प्रचार भी जबरदस्त नजर आया। पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर ही रहे। पीएम मोदी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और मंच से टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि मैंने झालमुड़ी जरूर खाई है, लेकिन मिर्ची टीएमसी को लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब बंगाल में जश्न मनाया जाएगा, मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी। सर, 90% मतदान, बम्पर वोटिंग हुई है, क्या इशारा कर रहा है? इशारा तो साफ है। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। ममता बनर्जी कह रही हैं एसआईआर के खिलाफ, लेकिन बेसिकली एसआईआर के कारण भी बम्पर वोटिंग हुई है। एसआईआर से लोगों का उत्साह बढ़ा। लोगों को लगने लगा नहीं ये फर्जी वोट डालने वाले लोग अब गए, जो फर्जीवाड़ा करते थे वो भी गए। सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति का भी असर पड़ा कि लोग वोट डालने से पहले जो डरे हुए होते थे कि वोट डालने गए, चेहरा दिख गया और इस बूथ पर अगर मतदान 50-60-70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ तो ये टारगेट कर लेगा। लेकिन इस बार वो टारगेट करने के लिए सोच नहीं पाए, क्योंकि उनको भरोसा है कि आगे भी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और सरकार बदलाव की ओर जा रही है। ममता बनर्जी हार रही हैं, तो इसलिए लोगों का उत्साह और बढ़ा। एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रहा है। ये एग्रेशन जो लोगों के अंदर है, गुस्सा है, वो बदलाव का गुस्सा दिखता है, वो समर्थन का गुस्सा नहीं। समर्थन का तो उत्साह होता है, गुस्सा हमेशा विरोध का होता है। तो ममता बनर्जी के समर्थन में अगर वोटिंग हुई होती, इतने बम्पर वोटिंग, तो लोग जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं वो बौखलाया नहीं होता, वो सड़कों पर जाकर हंगामा नहीं किया होता, वो हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला नहीं किया होता और न ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के गाड़ी पर पथराव किया होता, उनको पीटा होता। ये बौखलाहट तो यही दिखा रही है कि इनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा, तो ये परेशान हैं और यही वजह है कि लग रहा है, संकेत साफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ ये परिवर्तन की वोटिंग है।
बिल्कुल। तो बंगाल में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग की सख्ती, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बीच चुनाव पूरा हुआ, लेकिन कई जगहों से बवाल की भी खबरें सामने आई। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। बूथ जैमिंग की सूचना पर उनके पहुंचने के बाद टीएमसी समर्थकों ने उन पर लाठियों और घूसों से हमला किया। तो आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के कार पर हमला हुआ। मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र में भी जमकर बवाल काटा गया। आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को यहां के मतदान केंद्रों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने कबीर की गाड़ी को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर तैनात केंद्रीय बलों ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रण में लिया। हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव के साथ ही लाठी डंडे से हमला भी किया गया। सर, तमिलनाडु में बहुत स्मूथ वोटिंग हो गई। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और चुनाव आयोग की सख्ती के बीच में कहीं कहीं से झुटपुट खबरें जो आई है, क्या वो टीएमसी की बौखलाहट है? देखिए, परेशानी तो बड़ी थी। टीएमसी को लग रहा था कि इस बार भी पहले की तरह करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। तो अगर कर नहीं पाए तो कुछ तो करेंगे। ये जो कहा जाता है चोर चोरी से जाता है, ये हेरा फेरी से नहीं जाता। अगर उसकी चोरी की आदत को किसी सख्ती से छुड़वा दिया जाए तो वो कहीं न कहीं जाते हुए हेरा फेरी के तरीके ढूंढता रहेगा। इसलिए टीएमसी जो लंबे समय से, पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी यही करवा रही थी। हर चुनाव में उनका तरीका होता था कि जहां हमारी वोटिंग है, हमारे समर्थन में है, गांव में हमारा समर्थक है, तो वहां पर ठीक ठाक से वोटिंग करवाओ, और जहां पर दूसरी पार्टी का समर्थन है वहां डिस्टर्ब करो। यानी इस बार में ये वोटिंग के दिन तो ज्यादा बम नहीं चले। ये बड़ी सफलता है सिक्योरिटी एजेंसी की, सेंट्रल फोर्सेस की, चुनाव आयोग के सर्विलांस की। यह बड़ी सफलता मानी जा रही है कि एक दिन पहले कोशिश की गई। ममता बनर्जी को दिक्कत लग रहा था कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर है, वो कुछ न कुछ तो खेल करेगा, कुछ मुस्लिम वोट अपने साथ लाएगा। तो क्रूड बम फेंके जाने लगे। कुछ जगहों पर बमबारी रात में की गई कि रात में ही डराने की कोशिश करो। जब सुबह ये लोग निकले तो फिर टीएमसी वालों ने कुछ हमले किए, फिर पिट पिटा कर भाग गए। यानी इस बार जो पश्चिम बंगाल में संभावना थी कि इलेक्शन थोड़ा सा बेहतर होगा, सुरक्षा के व्यवस्था अच्छा होगी और फिर इलेक्शन में हिंसा ज्यादा नहीं होगी, वो संभावनाएं तो सच साबित हुई है। चुनाव आयोग ने बेहतर काम किया है, जिसका नतीजा दिख रहा है ममता बनर्जी की बौखलाहट में। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। चुनाव में तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, पर इन सब के बीच कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण में अन्य पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए कोटा सुनिश्चित करने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाएगी और इसे एक राष्ट्रीय विमर्श बनाने का प्रयास करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के ओबीसी नेताओं ने दिल्ली में बैठक भी की। कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, बीके हरिप्रसाद सहित कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए और अब पूरे देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी माताओं बहनों को जगह देनी चाहिए। क्या सर, एक नया मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है जिसको लेकर अब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति यही है कि ये सोच रही है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और महिला आरक्षण बिल के गिर जाने का असर उसके खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बना ली कि लगातार महिलाओं का प्रोटेस्ट करो, धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाओ, और फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी तरफ टीएमसी हो, डीएमके हो, जिन लोगों ने अपोजिशन में वोट दिया उन सबको कटघरे में खड़ा करो कि आपने महिलाओं के अधिकार छीने। अब इसके पास क्या उपाय है? क्योंकि डिलिमिटेशन का मुद्दा जो था इनका, उससे इन लोगों को लग रहा है कि डिलिमिटेशन से इसे जोड़ कर रखते हैं तो महिला मुद्दे कंसंट्रेट नहीं हो पाते, और महिलाएं ये नहीं सोचती कि तुमने डिलिमिटेशन के नाम पर हमारे सैक्रिफाइस करवा दिया, हम ही शहीद बनने के लिए बैठे थे। तो इसलिए इन लोगों ने नया तरीका अपनाया, जनगणना, जातीय जनगणना और ओबीसी कोटा। अगर लोकसभा या विधानसभा में ओबीसी कोटा है ही नहीं, जनरल स्थितियों में भी अभी भी ओबीसी का कोटा नहीं है, एससी एसटी को रिजर्व सीटें होती है, ओबीसी के लिए है नहीं। तो आपको अगर ये लगता है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए तो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आओ, उसके ऊपर चर्चा होगी। अगर अभी तक ओबीसी कोटा नहीं है तो महिलाओं में ओबीसी कोटा क्यों होनी चाहिए?
ये तो बड़ा संवैधानिक सवाल है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि ओबीसी के वोट को लेकर अभी आजकल ऐसे रीजनल पार्टियां और कांग्रेस के बीच भगदड़ मची है। जिस तरीके से अलग अलग स्टेट में कांग्रेस अपने ही सहयोगी पार्टियों के साथ मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रही है, तो अभी ये ओबीसी के नाम पर कुछ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जब इन्हीं के महिला विंग को लगेगा कि ओबीसी कोटे को लेकर हमसे ही भूल हो रही है, तो फिर उसके बाद फिर से बैकफुट पर आएंगे। ये उस ट्रैप में फंस गए हैं जो मोदी और अमित शाह ने महिला रिजर्वेशन के नाम पर इन लोगों के सामने बिछाया, और ये उसी जाल में फंसकर अब तड़प रहे हैं कि क्या किया जाए जो इस जाल से बाहर निकल सके। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मुद्दे समेत धर्म बनाम कानून के मामले पर बहस जारी है। इस मामले में 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें सुनवाई के दौरान हर दिन बहस भी हो रही है। आज लगातार 8वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान धार्मिक स्वतंत्रता, परंपराएं, आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच बैलेंस पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। आज की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सभी बड़े लेखकों और विचारकों की राय का सम्मान करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक प्रार्थनाओं की अनिवार्यता तक तय करना न्यायपालिका के लिए कठिन चुनौती है। कोर्ट के अनुसार आस्था भावनाओं से जुड़ी है और संविधान में अनिवार्य शब्द का जिक्र तक नहीं है। अदालत ने साफ साफ कहा कि सामाजिक सुधार और धार्मिक परंपराओं के बीच में संतुलन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। सर, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब ये सुनवाई पहुंच चुकी है। हर दिन सुनवाई हो रही है, आज 8वां दिन। क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली बात तो यही है कि इस मामले में सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। जो धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानूनी लड़ाई में ले जाते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए। जैसे जस्टिस नगरत्ना ने कहा, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ नास्तिक लोग हैं जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं, कुछ आस्तिक हैं जिसे ईश्वर पर भरोसा है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो ईश्वर के उस धर्म पर भी भरोसा होना चाहिए। धर्म पर भरोसा है तो फिर आपको किसी एक मंदिर के लिए लड़ना नहीं चाहिए। जो ग्रुप इन याचिकाओं को लेकर आता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, दलितों के अधिकार की बात हो, या किसी व्यक्ति के अधिकार की बात हो, या कल कोई और कहे दूसरे मजहब का लोग कि नहीं नहीं मेरे लिए एंट्री क्यों बैन होनी चाहिए। कल जो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कुछ और जगहों पर मंदिरों में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन लगाया गया है, उसके लिए लेकर याचिका दायर करो कि नहीं, हमें वहां जाने का अधिकार क्यों नहीं है, हमारी आस्था हो या ना हो, हम चाहते हैं कि वहां जाना हो। तो इसलिए ये धार्मिक स्वतंत्रता जहां आती है, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान देना पड़ता है। जिस तरीके से समाज है, देश है, व्यवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर समाज और देश का बलिदान नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान किया जा सकता है। यह सुनवाई इसी के बीच है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऊपर है, धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर है। अगर धर्म की स्वतंत्रता है तो धर्म को उसकी मान्यताओं के साथ माने जाने चाहिए। सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश कोई मुद्दा नहीं है, इसे मुद्दा बनाया गया है। अगर हमारे धर्म में ये व्यवस्थाएं हैं तो आप उसे ईश्वर को मानने न मानने के बीच उसको टेस्ट लेने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जैसा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी हुआ कि आप ईश्वर को मान रहे हैं, नहीं मान रहे, इसके आधार पर जांच पड़ताल नहीं करेंगे। आप ये जांच नहीं करेंगे कि ईश्वर यहां पर है कि नहीं। अगर उन महिलाओं को लगता है कि नहीं ठीक है, हम ईश्वर को मानते हैं, तो सबरीमाला के अलावा भी कई मंदिरें हैं जहां पर जा सकते हैं। ये कई ऐसे बहस हुए जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की तुलना की गई आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 पर, और यह संवैधानिक मुद्दा है। 9 जज की बेंच बैठी है, सीजेआई खुद लीड कर रहे हैं, तो अभी तो सुनवाई होगी, फैसला बड़ा मुश्किल होगा। ये तो मान्यताओं की बात है। अगर इन लोगों ने ऐसा किया, अगर सबरीमाला पर उल्टा फैसला आया, ये पिछले फैसले को रद्द नहीं किया गया, तो फिर तो वही पिंडोरा बॉक्स खुलेंगे। फिर हाजी अली से लेकर उन सारे जगहों पर अलग अलग याचिकाएं दायर की जाएगी, क्योंकि इसमें यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या गैर हिंदुओं को हिंदू आस्थाओं के लिए हिंदू मंदिरों के खिलाफ पीआईएल दायर करने का अधिकार है। अगर ऐसा है तो फिर दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ, वहां की व्यवस्थाओं के खिलाफ भी दूसरे धर्म के लोगों को याचिका दायर करने यानी पीआईएल दायर करने का अधिकार होना चाहिए। फिर तो ये जो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी मजहब है,
इन लोगों को ही तकलीफ होने वाली है। अभी बस फैसले का इंतजार है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया, पर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीजफायर से इनकार किया है। तो वहीं ट्रंप के सीजफायर को आगे बढ़ाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, पर पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि इस्लामाबाद में होने वाली सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक को आखिर क्यों रद्द किया गया। वैसे व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान में यह भी कहा गया कि ईरान के साथ जारी संघर्ष कब तक चलेगा, इसका फैसला पूरी तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। साथ ही खबरें यह भी है कि पेंटागन ने ऐलान किया है कि नौसेना सचिव जॉन फेलन को उनके पद से हटाया जा रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद से यह नेतृत्व में दूसरा बड़ा परिवर्तन है। सर, बिना बैठक के ही सीजफायर को एक्सटेंड किया गया है, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शातिर आदमी है। उसको लग रहा है कि इस बीच अगर युद्ध लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, अगर ईरान पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या और बढ़ेगी। ईरान की ताकत अभी है। ईरान ने उस पूरे क्षेत्र में माइंस भी लगा रखे हैं। अब समुद्री माइंस है तो वो विस्फोट करना शुरू करेगा। उसके पास दूसरे भी आधार हैं जो वाइल्ड टैंकर के ऊपर हमला कर सकता है। तो अभी कुछ दिन का और समय लो। जिस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में एंट्री कर रहा है, इस बात को लेकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री किया जाए, और इसके लिए जो समुद्र के अंदर जितने माइंस लगाकर रखे हुए हैं जो शिप को आवाजाही को प्रभावित करता है, कभी भी विस्फोट करवा सकता है, सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा। अगर उसे हटा दिया जाएगा तो ईरान के हाथों से एक बड़ा ये पावरफुल जगह छीन जाएगा। उसके बाद उसके हाथ में कुछ है नहीं। अगर संघर्ष हो तो अमेरिका तो 2 घंटे के अंदर ईरान को बर्बाद कर दे। वो स्थिति अभी ट्रंप भी पैदा करना चाहते हैं, और ईरान इस बीच में फंसा हुआ है कि चलो कुछ दिन की राहत मिली। पाकिस्तान क्रेडिट लेने के लिए लगा हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि अभी कुछ दिन सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान भी बचा हुआ है। अगर युद्ध शुरू हो गया तो इस बार अगर ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक शुरू कर दिया तो पाकिस्तान को भी सीधे इस युद्ध में आना पड़ेगा, और उससे बलूचिस्तान का उसका बॉर्डर प्रभावित हो सकता है। तो ये सारे लोग फंसे रहे। भारत ने कह दिया है शांति की कोशिश है, और हम उस शांति की कोशिश के लिए आगे भी काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।